नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांशु द्विवेदी और आप सुन रहे हैं मैट रिडले की अद्भुत किताब द रेड क्वीन, सेक्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन नेचर की ऑडियो समरी। दोस्तों, ये किताब कई रहस्यों को सुलझाती है, जैसे क्यों हम वैसे सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं, क्यों हमारी पसंद, हमारी चाहत और हमारे रिश्ते इतने जटिल हैं, क्यों नेचर ने हमें सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बल्कि रिप्रोड्यूस करने के लिए भी चतुराई से डिजाइन किया है। इस किताब का नाम द रेड क्वीन, सेक्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन नेचर है। इसके लेखक हैं मैट रिडले, एक प्रसिद्ध साइंस राइटर और एवोल्यूशनरी थिंकर। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में पीएचडी किया और अपनी रिसर्च का फोकस रखा जेनेटिक्स और एवोल्यूशन पर। उनकी किताबें जैसे जीनोम, द ओरिजिन ऑफ वर्च्यू और द रैशनल ऑप्टिमिस्ट दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। रिडले की खासियत है कि वो गहरी साइंटिफिक थ्योरीज को बहुत एंगेजिंग और कहानी जैसे अंदाज में समझाते हैं। यानी साइंस बोरिंग फैक्ट की तरह नहीं बल्कि ग्रिपिंग कहानी की तरह। द रेड क्वीन का नाम उन्होंने एक उपन्यास द एलिस इन वंडरलैंड की उस रेड क्वीन से लिया है जो हमेशा दौड़ती रहती है फिर भी उसी जगह पर रहती है। ये सिंबल है एवोल्यूशनरी रेस का, जहां हर स्पीशीज को लगातार बदलते रहना पड़ता है, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि उसी जगह पर टिके रहने के लिए भी। इस पहले भाग में हम किताब के शुरुआती 4 अध्याय की यात्रा करेंगे, जहां हम समझेंगे कि मानव स्वभाव की बुनियाद क्या है, कैसे पैरासाइट और डिजीज हमारी एवोल्यूशनरी कहानी को शेप देते हैं, क्यों जेंडर रोल्स और जेनेटिक म्यूटनी हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं, और कैसे एक मोर की सुंदरता भी पूरी एवोल्यूशनरी दुनिया को बदल सकती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी है हमारी जिंदगी और इंसानियत की। तो चलिए रेड क्वीन की इस अद्भुत यात्रा पर। अध्याय 1, मानव प्रकृति, ह्यूमन नेचर। कल्पना कीजिए आप आईने में खुद को देख रहे हैं। आप अपनी शक्ल, सूरत, आदतें, सोच और इच्छाओं के बारे में सोचते हैं। एक बड़ा सवाल उठता है, हम वैसे क्यों हैं जैसे हम हैं? क्या ये सब हमारी संस्कृति ने बनाया है या फिर हमारे जीन्स और विकास का नतीजा है? रिडले इस अध्याय की शुरुआत इसी मूलभूत सवाल से करते हैं। ह्यूमन नेचर क्या है? क्या इंसान की प्रवृत्तियां जन्मजात हैं या समाज और संस्कृति द्वारा सिखाई जाती हैं? समाज बनाम जीव विज्ञान, कल्चर वर्सेस बायोलॉजी। 20वीं सदी में 2 प्रमुख विचारधाराएं टकराईं, ब्लैंक स्लेट हाइपोथेसिस और बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। ब्लैंक स्लेट हाइपोथेसिस की मान्यता थी कि इंसान खाली स्लेट की तरह पैदा होता है और समाज, शिक्षा व संस्कृति ही उसे आकार देते हैं। उदाहरण के लिए समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी कहते थे कि जेंडर रोल्स या मॉरल वैल्यू सब संस्कृति से आते हैं। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, ये विचार कि हमारी प्रवृत्तियां, इच्छाएं और व्यवहार गहराई से जीव विज्ञान और जेनेटिक्स से जुड़े हुए हैं, यानी हमारे जीन्स हमें किसी दिशा में ढालते हैं। रिडले बताते हैं कि असलियत इन दोनों के बीच है। संस्कृति का असर भी है, लेकिन हमारे व्यवहार का आधार जीव विज्ञान और प्राकृतिक चयन है। डार्विन और सेक्सुअल सिलेक्शन। डार्विन ने केवल नेचुरल सिलेक्शन ही नहीं बताया बल्कि एक दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, सेक्सुअल सिलेक्शन यानी यौन चयन। नेचुरल सिलेक्शन हमें जीवित रहने में मदद करता है, सेक्सुअल सिलेक्शन हमें प्रजनन में सफल बनाता है। उदाहरण के लिए मोर की पूंछ। मोर की पूंछ जीवित रहने के लिए उपयोगी नहीं है, उल्टा ये उसे शिकारियों के लिए ज्यादा असुरक्षित बनाती है। लेकिन इतनी आकर्षक पूंछ मादा मोरनी को आकर्षित करती है जिससे उसका प्रजनन सफल हो जाता है। रिडले कहते हैं कि इंसान की कई प्रवृत्तियां भी इसी सेक्सुअल सिलेक्शन की उपज हैं। मानव मस्तिष्क बेहद जटिल और बड़ा है। इसका सवाल उठता है कि इतना बड़ा दिमाग क्यों विकसित हुआ? डार्विनियन नजरिए से इसका जवाब है, इंसान का दिमाग सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि यौन प्रतिस्पर्धा में भी सफल होने के लिए विकसित हुआ है।
हमारी बुद्धिमत्ता, भाषा, संगीत, कला, सबका विकास शायद इसलिए हुआ कि हम विपरीत लिंग को प्रभावित कर सकें। यानी दिमाग केवल टूल मेकिंग मशीन नहीं है, बल्कि कॉर्टशिप डिवाइस भी है। नेचर वर्सेस नेचर की बहस रिडले इस अध्याय में बहुत जोर देकर बताते हैं कि मानव स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर स्थिर नहीं है, बल्कि विकासवादी इतिहास की देन है। उदाहरण के लिए, अगर कल्चर सब कुछ होता तो हर समाज एक जैसा होता, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज दिखाती हैं कि दुनिया भर की संस्कृतियों में समान पैटर्न मिलते हैं। पुरुषों का अधिक जोखिम लेना, महिलाओं का बच्चों की परवरिश में अधिक निवेश, विवाह, ईर्ष्या, प्रेम और प्रतियोगिता के समान रूप। इससे पता चलता है कि जीव विज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं। द रेड क्वीन रूपक की शुरुआत। रिडले इस अध्याय में रेड क्वीन की अवधारणा का संकेत देते हैं। यह लेविस कैरोल की किताब थ्रू द लुकिंग ग्लास से लिया गया है। थ्रू द लुकिंग ग्लास की कहानी ये एलिस इन वंडरलैंड का दूसरा भाग है। एलिस इस बार एक आईने के पार की दुनिया में पहुंचती है। वहां की दुनिया पूरी शतरंज की तरह बसी होती है। हर जगह मोहरे, राजा, रानी और प्यादों जैसी भूमिकाएं निभाते हुए अजीबोगरीब किरदार मिलते हैं। एलिस एक रेड क्वीन से मिलती है जो शतरंज की बिसात पर लाल रानी का प्रतिनिधित्व करती है। रेड क्वीन एलिस को बताती है कि अगर वह भी रानी बनना चाहती है तो उसे इस खेल में आगे बढ़ते रहना होगा। एक और मशहूर दृश्य में रेड क्वीन एलिस के साथ में दौड़ती है। एलिस हैरान हो जाती है कि वह इतनी देर से दौड़ने के बाद भी उसी जगह पर खड़ी है। तब रेड क्वीन कहती है, यहां तुम्हें पूरी ताकत से दौड़ना पड़ेगा अगर सिर्फ वहीं बने रहना है तो, और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें उससे दुगनी तेजी से दौड़ना होगा। इस दृश्य का मतलब है कि उस दुनिया में स्थिर रहना आसान नहीं है। लगातार बदलना यानी दौड़ना, प्रयास करना जरूरी है, वरना आप पीछे छूट जाएंगे। यही विचार बाद में एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी आया और उसे रेड क्वीन हाइपोथेसिस कहा गया। एवोल्यूशन की यही सच्चाई है। जीवों को लगातार बदलते रहना पड़ता है ताकि वे परजीवी, बीमारियों और प्रतिस्पर्धा से आगे रह सकें। इंसान भी इसी एवोल्यूशनरी दौड़ का हिस्सा है। हमारा दिमाग, हमारा स्वभाव, हमारी इच्छाएं सब उसी दौड़ का परिणाम है। रिडले बताते हैं कि मानव प्रकृति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चे का जन्म और पालन पोषण। महिला के लिए प्रजनन बहुत बड़ा निवेश है। 9 महीने गर्भावस्था, प्रसव का जोखिम, स्तनपान। पुरुष के लिए जैविक निवेश अपेक्षाकृत कम होता है। यही कारण है कि पुरुष और महिला की एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी अलग होती है। महिलाएं अधिक सावधान और चयनात्मक होती हैं। पुरुष अधिक प्रतिस्पर्धी और फैलाव की रणनीति अपनाते हैं। मनुष्य का यौन व्यवहार एक अनोखा मिश्रण। इंसान ना तो पूरी तरह मोनोगैमस है और ना ही पॉलीगैमस, बल्कि हमारी प्रकृति मिश्रित है। कुछ समाजों में एक पति पत्नी का नियम है, कुछ समाजों में एक पत्नी एक पति का नियम है। कहीं कहीं पर बहुपत्नी यानी पॉलीगाइनी या बहुपति यानी पॉलीएंड्री का चलन मिलता है। यह दर्शाता है कि मानव प्रकृति लचीली है, लेकिन उसकी जड़ें विकासवादी जरूरतों से जुड़ी हुई हैं। विज्ञान बनाम नैतिकता। रिडले यह भी चेतावनी देते हैं, विकासवादी मनोविज्ञान को नैतिकता से डगमगाना नहीं चाहिए। ये किताब ये नहीं कहती कि जो स्वभाव है वही सही है, बल्कि ये बताती है कि स्वभाव क्यों है। उदाहरण के लिए, पुरुषों का अधिक साथी पाने की प्रवृत्ति जैविक रणनीति हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि समाज को इसे सही मान लेना चाहिए। इस पहले अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि मानव प्रकृति को समझने के लिए हमें संस्कृति ही नहीं बल्कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर भी ध्यान देना होगा। हमारा व्यवहार, हमारी इच्छाएं, सेक्सुअल सिलेक्शन और एवोल्यूशनरी प्रेशर से आकार लेती हैं। इंसान की कई सार्वभौमिक विशेषताएं यानी प्रेम, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, परिवार, कला और भाषा, सबका गहरा असर एवोल्यूशनरी आधार है। रेड क्वीन रेस में इंसान भी लगातार बदलते रहते हैं ताकि प्रतिस्पर्धा और परजीवियों से वो आगे रह सकें। चैप्टर 2 द एनिग्मा।
मानव इतिहास के सबसे बड़े सवालों में एक है, सेक्स क्यों मौजूद है? सोचिए, जीवन जीन्स के रूप में खुद को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो अगर ऐसा है तो क्यों आधा आधा जीन माता और पिता से मिलकर अगली पीढ़ी बनाते हैं? क्यों नहीं कोई जीव खुद को क्लोन कर दे, यानी अपनी जैसी ही एक और प्रतिलिपि बना दे, तेज, सरल और बिना किसी जोखिम के? सेक्स एक जटिल, समय खर्चीला और जोखिम भरा प्रक्रिया है। साथ ही ढूंढना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, बीमारियों और संघर्षों का खतरा बढ़ जाता है। फिर भी पृथ्वी पर अधिकांश जटिल जीव यौन प्रजनन करते हैं। यह रहस्य ही है। इसी को रिडले ने इस अध्याय में शीर्षक दिया है द एनिग्मा, क्लोनिंग बनाम सेक्स। क्लोनिंग यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीधी साधी प्रक्रिया है। बैक्टीरिया, कुछ पौधे और कुछ जानवर यही तरीका अपनाते हैं। ये 100% जीन कॉपी कर देता है। अगर किसी जीव के जीन सफल हैं तो क्यों न उसे वैसे ही कॉपी किया जाए। सेक्स में तो जीन का केवल 50% ही आगे जाता है, यानी हर प्रजनन में आधी सेल्फिश जीन की संभावना बर्बाद हो जाती है। सवाल यहीं से उठता है कि आखिर सेक्स का क्या फायदा है? जीव विज्ञान में एक प्रसिद्ध विचार है, द टू फोल्ड कॉस्ट ऑफ सेक्स, यानी आधी आबादी मेल्स की सीधे संतान पैदा नहीं कर सकती और अगली पीढ़ी में अपने जीन्स का केवल आधा हिस्सा ही भेजा जाता है। किसी प्रजाति के लिए यौन प्रजनन एक महंगा सौदा लगता है, फिर भी प्रकृति में यह इतना आम क्यों है? डार्विन और यौन चयन की दूसरी पहेली। डार्विन खुद भी इस समस्या से परेशान थे। नेचुरल सिलेक्शन तो आसानी से समझ आता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मजबूरी आखिर क्यों है? उन्होंने देखा कि कुछ प्रजातियां क्लोनिंग से भी पनप सकती थीं, लेकिन लंबी अवधि में यौन प्रजनन ने बाजी मारी। पहला उत्तर जो वैज्ञानिकों ने दिया कि सेक्स जेनेटिक वेरिएशन या आनुवांशिक विविधता पैदा करता है। इससे नई परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुसार जीव बदल सकते हैं। क्लोनिंग वाले जीव यूनिफॉर्म होते हैं, जबकि सेक्स से पैदा हुई संतान जेनेटिक रूप से अलग अलग होती है। इसका फायदा यह है कि अगर वातावरण बदल जाए तो कुछ संतानों के पास जीवित रहने के बेहतर जीन्स हो सकते हैं। लेकिन रिडले बताते हैं ये अधूरा उत्तर है। उदाहरण के लिए डैफ्निया नामक छोटा जलजीव गर्मियों में क्लोनिंग से प्रजनन करता है, लेकिन सर्दी आते ही अचानक यौन प्रजनन करने लगता है। क्यों? क्योंकि सर्दी नए खतरों और परजीवियों का मौसम लाती है। क्लोनिंग से बने बच्चे शायद सब नष्ट हो जाएं, लेकिन सेक्स से बने बच्चे अलग अलग जीन्स के साथ जीवित रह सकते हैं। रिडले यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, पैरासाइट्स यानी परजीवी। परजीवी यानी वे जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं और उनकी जीवन शक्ति को खींचते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद, कीड़े, ये सब परजीवी हो सकते हैं। परजीवी बेहद तेजी से विकसित होते हैं। उनका जीवन चक्र छोटा होता है। वे कुछ ही घंटों या दिनों में नई पीढ़ियां बना सकते हैं। वे मेजबान यानी होस्ट के जीन के खिलाफ खुद को ढाल लेते हैं। यानी अगर कोई प्रजाति क्लोनिंग से प्रजनन करती है तो परजीवी जल्दी ही उसकी जेनेटिक डिफेंस को भेद देंगे। लेकिन सेक्स जेनेटिक रीशफलिंग यानी पत्तों की गड्डी फेंटने जैसा करता है। हर पीढ़ी में नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिससे परजीवी भ्रमित रह सकते हैं। यहीं से रिडली रेड क्वीन के उदाहरण लाते हैं। जीव और परजीवी एक अनंत दौड़ में है। अगर जीव रुक जाए तो परजीवी उसे पकड़ लेंगे, लेकिन अगर जीव लगातार दौड़ता रहे यानी यौन प्रजनन करता रहे तो परजीवी पीछे रह जाएंगे। रेड क्वीन की तरह सिर्फ वहीं बने रहने के लिए भी पूरी ताकत से दौड़ना पड़ता है। तो सेक्स का असली रहस्य ये है कि ये जीवों को लगातार बदलते रहने का साधन देता है। यह परजीवियों और बीमारियों के खिलाफ एवोल्यूशनरी रक्षा कवच है। क्लोनिंग शॉर्ट टर्म फायदेमंद हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एवोल्यूशनरी डेड एंड है। यौन प्रजनन भले ही महंगा और जटिल क्यों न लगे, लेकिन यही स्पीशीज को बचाए रखता है। रिडले एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। न्यूजीलैंड की झीलों में रहने वाले घोंघों पर परजीवी हमला करते हैं। कुछ घोंघे क्लोनिंग से प्रजनन करते हैं, कुछ सेक्स से।
वैज्ञानिकों ने देखा कि जिन इलाकों में परजीवियों का दबाव ज्यादा था वहां यौन प्रजनन करने वाले घोंघे सफल रहे, और जिन इलाकों में परजीवी कम थे वहां क्लोनिंग वाले घोंघे पनपे। यह रेड क्वीन हाइपोथेसिस का ठोस सबूत है। अब सवाल यह है कि इसका इंसानों से क्या लेना देना। रिडले बताते हैं कि इंसान का यौन प्रजनन भी इसी कारण है, बीमारियों और परजीवियों से बचने के लिए। हर इंसान का जेनेटिक मेकअप थोड़ा अलग हो सकता है। यह विविधता हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। यही कारण है कि जेनेटिक मिक्सिंग यानी यौन प्रजनन इंसानों के लिए भी उतना ही जरूरी है। रिडले ये भी समझाते हैं कि साथी चुनने में हमारा झुकाव एवोल्यूशनरी रूप से इसी रेड क्वीन की दौड़ से जुड़ा है। महिलाएं अक्सर ऐसे पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जिनमें डिजीज रेजिस्टेंस जीन मौजूद हों। पुरुष भी ऐसे संकेतों की तलाश करते हैं जो स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता दिखाते हों। यानी आकर्षण और सुंदरता भी परजीवियों के खिलाफ युद्ध का हिस्सा है। इस पूरे अध्याय में रिडले हमें ये समझाते हैं कि सेक्स कोई रहस्यमयी या सिर्फ आनंद का साधन नहीं है। यह एक एवोल्यूशनरी पहेली है जिसका हल परजीवियों और बीमारियों की दुनिया से आता है। सेक्स प्रकृति का तरीका है जहां लगातार जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाए रखने का एक रेड क्वीन दौड़ है। इस दौड़ में रुकने का मतलब है हार जाना। चैप्टर 3 द पावर ऑफ पैरासाइट्स। जब हम प्रकृति में जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमें शेर और हिरण या बाज और खरगोश याद आते हैं, लेकिन असली और सबसे खतरनाक युद्धदूत वे नहीं हैं। असली जंग होती है परजीवियों और उनके मेजबानों के बीच, यानी पैरासाइट और होस्ट्स के बीच। ये युद्ध इतना पुराना है जितना जीवन स्वयं। हर प्राणी, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या इंसान, अपने पूरे जीवन में अदृश्य परजीवियों से घिरा रहता है, और यही परजीवी हमारी विकास यात्रा को गहराई से ढालते आए हैं। परजीवी वे जीव होते हैं जो किसी और जीव या होस्ट पर निर्भर रहते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फफूंद, कीड़े सब परजीवी हो सकते हैं। वे हमारे शरीर में घुसकर हमारी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर हमें बीमार या कमजोर बना देते हैं। रिडले बताते हैं कि परजीवी केवल बीमारी नहीं लाते, वे हमें बदलते भी हैं, हमें ढालते हैं और हमारे जीन्स तक पर असर डालते हैं। परजीवियों से युद्ध शरीर और हड्डियों के स्तर पर नहीं लड़ा जाता। ये जंग असल में जीन के स्तर पर होती है। मेजबान यानी होस्ट के जीन लगातार रक्षा रणनीतियां विकसित करते हैं। परजीवी के जीन्स उन रक्षा कवचों को तोड़ते रहने की नई चालें सीखते हैं। यानी हर पीढ़ी में परजीवी और मेजबान दोनों एक दूसरे को पछाड़ने की दौड़ में रहते हैं। यही है रेड क्वीन के दौड़ का सबसे गहरा रूप। उदाहरण के तौर पर मलेरिया और इंसान। रिडले इंसानों का एक मशहूर उदाहरण देते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है जो मच्छर के जरिए फैलता है। यह इंसान के लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज पर हमला करता है, लेकिन इंसानों के कुछ जीन ने इस परजीवी के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा की। उदाहरण के लिए सिकल सेल जीन। जिन लोगों में यह जीन होता है उनकी लाल रक्त कोशिकाएं थोड़ी विकृत हो जाती हैं, यानी सिकल शेप की हो जाती हैं। ये मलेरिया परजीवी के लिए घातक है। इसलिए अफ्रीका में जहां मलेरिया बहुत फैला हुआ है वहां यह जीन अधिक पाया जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर ये जीन दोनों कॉपी में मौजूद हो तो व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया नामक गंभीर बीमारी हो जाती है। यानी यह जीन इंसानों और परजीवियों की खींचातान का नतीजा है। रिडले इसे आर्म रेस यानी हथियारों की दौड़ कहते हैं। मेजबान नई प्रतिरक्षा रणनीति बनाता है, परजीवी उसके खिलाफ नई चालें निकालता है, फिर मेजबान अगली रक्षा तैयार करता है। यह प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। यही कारण है कि आज भी कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि अब मैं बीमारियों से
पूरी तरह सुरक्षित हूं, क्योंकि परजीवी हमेशा अगला कदम उठा लेंगे। अब सवाल उठता है कि मेजबान इस जंग में जीतने की कोशिश कैसे करता है। रिडले बताते हैं कि सबसे बड़ा हथियार है जेनेटिक वेरिएशन। अगर सब इंसान एक जैसे क्लोन होते तो एक ही परजीवी हम सबको खत्म कर सकता था, लेकिन चूंकि हर इंसान का जेनेटिक मेकअप थोड़ा थोड़ा अलग है, परजीवी कभी भी सबको एक साथ हरा नहीं पाता। यही कारण है कि यौन प्रजनन इतना महत्वपूर्ण है। यह जेनेटिक वेरिएशन पैदा करता है, जिससे परजीवियों के लिए यह लड़ाई मुश्किल हो जाती है। रिडले बताते हैं कि न्यूजीलैंड की झीलों में एक दिलचस्प प्रयोग हुआ। वहां के छोटे घोंगे दो तरह से प्रजनन करते थे, कुछ क्लोनिंग से, कुछ सेक्स से। वैज्ञानिकों ने देखा कि जिन इलाकों में परजीवी अधिक थे वहां सेक्स से प्रजनन करने वाले घोंगे ज्यादा बचे, और जिन इलाकों में परजीवी कम थे वहां क्लोनिंग वाले घोंगे फले फूले। ये ठोस सबूत है कि सेक्स परजीवियों से बचने के लिए विकसित हुआ है। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम शायद हमारे विकास का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये हर इन्वेडिंग पैरासाइट को पहचानने और नष्ट करने के लिए तैयार रहती है। रिडले कहते हैं कि अगर हम दुनिया को परजीवियों की नजर से देखें तो सब कुछ अलग दिखेगा। पौधे अपने बीज क्यों फैलाते हैं? परजीवियों से बचने के लिए। जानवर अपने साथी क्यों बदलते हैं? ताकि परजीवियों को कंफ्यूज किया जा सके। इंसान कला, संगीत और प्रेम जैसे व्यवहार क्यों दिखाता है? ताकि यह साबित कर सके कि वह स्वस्थ और डिजीज फ्री है। परजीवी हमारे जीवन के हर पहलू को गुपचुप तरीके से ढालते रहते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि परजीवी कोई मामूली दुश्मन नहीं है, हमारे विकासवादी इतिहास के असली निर्देशक हैं। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारा यौन व्यवहार, हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी सब उनके कारण है। चैप्टर 4 जेनेटिक म्यूटिनी एंड जेंडर, जेनेटिक विद्रोह की कहानी। दोस्तों जरा सोचिए, हमारी हर कोशिका में डीएनए है और उसमें अनगिनत जीन्स रहते हैं। हम अक्सर इन्हें टीम वर्क के तौर पर देखते हैं, मानो सभी जीन्स मिलकर हमें जीवित रखने का काम कर रहे हों। लेकिन क्या ये जीन्स हमेशा सहयोगी होते हैं? मैट रिडले यहां एक चौंकाने वाला सवाल उठाते हैं। क्या जीन्स भी कभी-कभी अपनी टीम से विद्रोह कर सकते हैं? यानी कैसे कुछ जीन्स अपने ही नियम तोड़कर अपने फायदे के लिए बाकी जीनोम के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, और इनका संबंध सेक्स और जेंडर से कैसे जुड़ा है? रिचर्ड डॉकिंस के द सेल्फिश जीन की तर्ज पर रिडले बताते हैं कि जीन्स का मकसद है खुद की कॉपी बनाना, लेकिन कभी कभी कुछ जीन्स ऐसा तरीका खोज लेते हैं जिससे वे अनुचित लाभ उठा सकें। वे ऐसे तंत्र विकसित करते हैं कि वे अगली पीढ़ी में ज्यादा संभावना से पहुंचे, भले ही पूरी जीव या अन्य जीन्स का नुकसान हो जाए। रिडले से जेनेटिक म्यूटिनी या आनुवांशिक विद्रोह कहते हैं। नियम तोड़ने वाले जीन्स। अब सोचिए, जब मियोसिस होता है तो सामान्यतः किसी पेरेंट का 50% कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी आधे जीन्स पिता से और आधे मां से आए। लेकिन कुछ जीन्स फेयर गेम को तोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए कुछ जीन्स जिन्हें कहते हैं सेग्रीगेशन डिस्टॉर्टर्स, ये मियोसिस में दूसरे एलील को नुकसान पहुंचाते हैं ताकि खुद ज्यादा सरवाइव कर सके। नतीजा ये होता है कि ऑफस्प्रिंग में उस सेल्फिश जीन की फ्रीक्वेंसी डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से बढ़ जाती है। ये मानो क्रिकेट मैच हो और अंपायर खुद ही किसी टीम का खिलाड़ी बन जाए और उसी के नियम बदल दे। रिडले बताते हैं कि जेनेटिक म्यूटिनी का सबसे क्लासिक उदाहरण है मियोटिक ड्राइव। इसमें कुछ जीन स्पर्म या एग सेल बनाते समय बाकी कॉम्पिटिंग जीन को मार देते हैं या डीएक्टिवेट कर देते हैं। परिणाम, जो गैमीट उस सेल्फिश जीन को कैरी करता है वही ज्यादा चांस से फर्टिलाइजेशन तक पहुंचता है। यह एक माइक्रोस्कोपिक स्तर का सिविल वॉर है, मानो डीएनए के अंदर अपने ही भाई बहनों के बीच जंग छिड़ गई हो। डीएनए के अनचाहे यात्री। अब जरा सोचिए कि एक किताब है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा पेजेस आकर घुस जाते हैं। वे कहानी का हिस्सा नहीं है, लेकिन छपते छपते अपनी जगह बना लेते हैं।
डीएनए में भी ऐसा ही होता है। इन्हें कहते हैं बी क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स ऑर्गेनिज्म के लिए कोई फायदा नहीं करते, फिर भी ये मियोसिस में अपनी जगह बना लेते हैं और अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। ये पैसेंजर्स की तरह हैं, खुद का सर्वाइवल इंश्योर करते हैं, भले ही ऑर्गेनिज्म के लिए ये बोझ हों। रिडले कहते हैं यह जेनेटिक म्यूटनी का सबसे सीधा सबूत है। सेक्स क्रोमोसोम की जंग एक्स बनाम वाई। अब आते हैं सबसे रोचक हिस्से पर, जेंडर और जेनेटिक म्यूटनी का संबंध। हम जानते हैं कि फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम के स्थान पर एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में एक्स और वाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच एक एवोल्यूशनरी कोल्ड वॉर चलता रहता है। एक्स क्रोमोसोम चाहता है कि ज्यादा डॉटर पैदा हो, क्योंकि डॉटर में वो दोबारा पास होने की संभावना ज्यादा है, जबकि वाई क्रोमोसोम चाहता है कि ज्यादा सन्स पैदा हों ताकि वो खुद आगे बढ़े। तो नतीजा ये है कि जीन के स्तर पर जेंडर रेशियो हमेशा एक टग ऑफ वॉर में रहता है। रिडले बताते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरेटिकली चाहती है कि मेल और फीमेल का रेशियो लगभग बराबर यानी 1:1 रहे, लेकिन सेल्फिश जीन इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। उदाहरण के लिए ऑर्गेनिज्म में एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जीन्स पर पाए गए हैं जो वाई क्रोमोसोम वाले गैमीट्स को मार देते हैं। इससे डॉटर डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा पैदा होती हैं, लेकिन नेचर काउंटर स्ट्रेटजी निकालती है। सप्रेसर जीन इवॉल्व हो जाते हैं और इस इम्बैलेंस को फिर से संतुलित कर देते हैं। ये मानो दो देशों के बीच आर्म रेस हो, एक नया हथियार बने तो दूसरा देश के खिलाफ रक्षा प्रणाली बना ले। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए जैसे साइटोप्लाज्मिक जीन्स की। ये सिर्फ मां से इनहेरिट होते हैं, तो सोचिए इनका इंटरेस्ट डॉटर में है, क्योंकि डॉटर आगे जाकर और ऑफस्प्रिंग बना सकती है। इसलिए ये ऐसे ट्रेट फेवर कर सकते हैं जो फीमेल्स के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को बढ़ाएं, लेकिन मेल्स के लिए न्यूट्रल या कभी कभी नुकसानदेह हों। रिडले इसे कहते हैं द मैटरनल डिक्टेटरशिप, यानी साइटोप्लाज्मिक जीन के कारण एवोल्यूशन में बायस पैदा होता है। इम्प्रिंटिंग, पिता बनाम माता के जीन की खींचतान। एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, इसमें कुछ जीन्स सिर्फ मां से एक्टिव रहते हैं और पिता से आए हुए कॉपीज साइलेंट कर दिए जाते हैं। वहीं कुछ जीन्स सिर्फ पिता से एक्टिव होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? रिडले समझाते हैं कि यह पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है। पिता के जीन्स ज्यादा रिसोर्सेज मां से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है कि उनका बच्चा मैक्सिमाइज हो। मां के जीन चाहेंगे कि रिसोर्सेज संतुलित बांटे जाएं, ताकि मां फ्यूचर में और भी बच्चों को जन्म दे सके। यानी जीनोमिक इम्प्रिंटिंग असल में पिता माता के जीन्स का कॉन्फ्लिक्ट है। ट्रांसपोजॉन, यानी जीनोम के अंदर के घुसपैठिए। रिडले आगे बताते हैं कि जेनेटिक म्यूटनी सिर्फ जेंडर तक सीमित नहीं है। हमारे डीएनए में लाखों जंपिंग जीन्स यानी ट्रांसपोजॉन भरे हुए हैं। ये ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो इधर उधर मूव करते रहते हैं। अक्सर ये अपने लिए कॉपी बना लेते हैं और जीनोम में फैला देते हैं। भले ही ऑर्गेनिज्म को सीधा फायदा ना हो, लेकिन ये खुद को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। बारबरा मैक्लिंटॉक ने मेज प्लांट में इन्हें खोजा था। रिडले इन्हें जेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। अब रिडले इस चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं कि आखिर जेंडर क्यों मौजूद है? अगर जीन्स इतने सेल्फिश हैं और म्यूटिनी यानी विद्रोह करते रहते हैं, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बनी रही? उनका जवाब है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दरअसल जेनेटिक विद्रोह के खिलाफ एक एवोल्यूशनरी सेफगार्ड है। ये लगातार नए नए कॉम्बिनेशन बनाती है, जिससे सेल्फिश जीन का लंबे समय तक अनहैक्ड रहना मुश्किल हो जाता है। यानी जेंडर और सेक्स का अस्तित्व आंशिक रूप से इसी रीजन से है, ताकि जीनोम के अंदर की लड़ाई संतुलित रहे और स्पीशीज सरवाइव करती रहे। रिडले उदाहरण देते हैं, फ्रूट फ्लाइज यानी ड्रोसोफिला में सेक्स रेशियो जीन्स पाए गए हैं जो स्पर्म के वाई क्रोमोसोम वाले गैमीट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर
कुछ ही पीढ़ियों में सप्रेसर जीन इवॉल्व हो जाते हैं और बैलेंस रिस्टोर हो जाता है। यानी ये फाइट ऑनगोइंग है, एक पक्ष विद्रोह करे तो दूसरा काउंटर करे। आखिर में रिडले कनेक्ट करते हैं कि जेनेटिक म्यूटनी और जेंडर कॉन्फ्लिक्ट के बायोलॉजिकल रूट्स हमें समझने में मदद करते हैं कि पुरुष और महिला के बीच व्यवहारिक अंतर क्यों बने रहते हैं। एक्स और वाई क्रोमोसोम के एवोल्यूशनरी इंटरेस्ट क्यों अलग हैं। साइटोप्लाज्मिक डीएनए का बायस डॉटर की ओर होता है। इम्प्रिंटेड जीन माता पिता की एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज को दर्शाते हैं। यानी हमारा पूरा बायोलॉजिकल एक्सिस्टेंस जीन के सिविल वॉर से प्रभावित है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने देखा कि जीन्स हमेशा टीम प्लेयर नहीं होते। सेग्रीगेशन डिस्टॉर्टर्स, मियोटिक ड्राइव, बी क्रोमोसोम और ट्रांसपोजॉन जेनेटिक म्यूटनी के उदाहरण हैं। एक्स बनाम वाई मैटरनल साइटोप्लाज्मिक जीन्स और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जेंडर से जुड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और आखिर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शायद इसी जेनेटिक केओस को बैलेंस करने का एवोल्यूशनरी सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, ये था द रेड क्वीन का पहला हिस्सा, जहां हमने एवोल्यूशन की इस अद्भुत दुनिया को देखा जो हमारी सोच, हमारी पसंद और हमारे रिश्तों की जड़ में छिपी हुई है। हमने समझा कि कैसे इंसान का नेचर केवल कल्चर या अपब्रिंगिंग से नहीं बल्कि गहरे एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट से बनी है। कैसे पैरासाइट और डिजीज ने हमें हमेशा सतर्क और एडप्टिव बनाया है। कैसे जीन्स और जेंडर के बीच की खींचातान, एक जेनेटिक म्यूटनी हमारी आइडेंटिटी को शेप करती है। मैट रिडले हमें दिखाते हैं कि एवोल्यूशन कोई शांत प्रक्रिया नहीं है, ये एक लगातार चलती हुई दौड़ है जहां हर स्पीशीज, हर ऑर्गेनिज्म और हर जीन अपनी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब असली सवाल उठता है कि अगर एवोल्यूशन ने हमारी नेचर को इस तरह डिजाइन किया है तो मेल और फीमेल की अलग अलग स्ट्रेटजीज कैसे बनी। क्यों पॉलीगैमी कई संस्कृतियों में सामान्य रही है और क्यों फीमेल्स ने अलग रास्ता चुना। हमारे दिमाग, हमारी चाहतें और हमारे रिश्ते, सबके पीछे कौन सी एवोल्यूशनरी ताकतें काम कर रही हैं। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे द रेड क्वीन के अगले हिस्से में, जहां हम उतरेंगे और गहराई में। अगले भाग में हम ये भी जानेंगे कि कैसे हमारी पर्सनल फीलिंग्स और डिजायर भी नेचर की एवोल्यूशनरी योजना का हिस्सा होता है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं प्रांशु द्विवेदी, आपसे विदा लेता हूं। अगले हिस्से में फिर से मुलाकात होगी।